कनेक्शन का इशू हुआ था। सो सॉरी भाई। अभी सभी लोगों को आवाज आ रही है? संदीप अपना नाम करो। यस मैम आ रही है। ओके ओके, पता नहीं नेटवर्क का कुछ इशू है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना। चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे सीपीसी का सेक्शन 12। सभी को समझ आया है आई थिंक? संदीप अपना वीडियो ऑफ कर लो तो स्क्रीन पूरा दिख पाएगा, और अपना नाम भी रीनेम करिए इससे, है ना। किसी को कोई इशू है इसमें? बारह समझ में आया सेक्शन 12? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेक्शन 12 हमने पढ़ा था विथ ऑर्डर्स, है ना। इसमें ऑर्डर्स में पर्टिकुलर वो ऑर्डर्स जिसमें ये मेंशन किया गया है कि कब हम किसी सूट को फर्दर सूट में, कब किसी क्लेम को हम फर्दर सूट में फाइल नहीं कर सकते, कौन से ऐसे क्लेम हैं जो इंक्लूड होने चाहिए, कौन से ऐसे दावे हैं जो उस सूट में जो सिविल सूट फाइल किया जा रहा है प्लांटिफ को, सारी चीजें एक साथ उसी में शामिल कर दी जानी चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं, जैसे सेक्शन 10 होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट हम नया सूट फाइल नहीं कर सकते, रेस जुडाइस। इसी तरह रेस जुडिकेटा, जब सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पार्टीज और सेम जुरिस्डिक्शन में हम अगर कोई डिक्री हो चुकी है तो उसी के लिए नया केस फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ सेक्शन 12 ये बोलता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सूट को फाइल करते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम सारे क्लेम जितने भी उससे रिलेटेड हैं सारे एक ही सूट में कंपाइल करके और उस सूट को फाइल करें। ये ना करें कि अलग अलग इश्यूज और अलग अलग मुद्दों के लिए, अलग अलग दावों के लिए हम अलग से कोई बात फाइल करें। यहाँ पर सेक्शन 12 हमें उन चीजों के लिए रोक देता है। इसके लिए कुछ मैंने आप लोगों को ऑर्डर्स भी बताए थे, जैसे आदेश 2 नियम 2 क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है कि जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है तो ये जरूरी होता है कि उसके साथ सारे क्लेम एक साथ शामिल कर दिए जाएं। फिर ऑर्डर 9 रूल 9, इसमें भी सेम चीज है कि अगर किसी पर्टिकुलर मिस्टेक के कारण अगर कोई ऐसा प्रोसीडिंग है जिसे या तो पूरी तरह या उसके कुछ भाग को, कुछ पार्ट को मना कर दिया गया है, कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया है, तो पर्टिकुलर उस पार्ट के लिए आप नया सूट नहीं ला सकते। इसी तरह आदेश 22 नियम 9, ऑर्डर 22 रूल 9, कल हम लोगों ने डिस्कस, इसी पर हम लोग शायद लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई प्लांटिफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड पर किसे लिया जाएगा? रिकॉर्ड पर लिया जाना मतलब कि जब हम कोई भी सूट फाइल करते हैं तो प्लांटिफ होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं, वादी होते हैं और प्रतिवादी होते हैं, है ना। अब अगर वादी या प्रतिवादी किसी की भी मृत्यु होती है तो यहाँ पर उनके जो एलआर से उन्हें रिकॉर्ड पर आना चाहिए कि हाँ अब इनकी जगह इस केस में हम लोग हैं। इसको डिटेल में हम आगे और बहुत सारे ऑर्डर्स और इनके लिए प्रॉपर नॉर्म्स हैं कि कब एलआर्स को किस तरह से आना होता है, चाहे वो प्रतिवादी के रूप में हो चाहे वो वादी के रूप में हो, डिपेंडेंट वाले पार्ट पर भी और आपके प्लांटिफ वाले पार्ट पर भी। तो यहाँ पर वादी और प्रतिवादी की अगर मृत्यु होती है तो यहाँ ये किसी भी कोई भी सूट का कोई पक्षकार है, कोई क्लाइंट है, अगर उसकी डेथ होती है तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के एलआर्स को रिकॉर्ड पर ले लें। अब अगर एलआर्स रिकॉर्ड पर नहीं आते हैं तो यहाँ क्या होगा? सूट अबेट हो जाएगा। अबेट का मतलब है उपशमन, उपशमन हिंदी में सब लोग लिख लीजिएगा, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है अबेट। उस केस को खत्म कर दिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ये केस आगे चलाया नहीं जाना है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि प्लांटिफ या डिपेंडेंट किसी की भी अगर डेथ होती है तो उसके एलआर्स को रिकॉर्ड पर आना चाहिए। रिकॉर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है अभिलेख पर लिया जाना। आई विल रिपीट, अभिलेख पर लिया जाना। देखिए कोर्ट में जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस में एक फाइल होती है, सभी को पता है। हाँ संदीप, कुछ कहना है आपको? तो उस केस की जो फाइल होती है वो एक तरह का पूरा रिकॉर्ड होता है उसमें कि कब क्या क्या हुआ, और आपकी हर डेट पे प्रोसीडिंग फाइल होती है। मतलब हर डेट पे, जैसे मान लीजिए कि कोई केस फाइल किया है तो उसकी जो अगली हियरिंग की डेट फाइल की डेट डिसाइड की गई है, उस डेट को प्रोसीडिंग लिखा जाएगा कि आज इस केस में क्या क्या हुआ। तो इसी तरह से
जब केस में कोई भी चीजें की जाती हैं तो उसका रिकॉर्ड जो होता है उसे हिंदी में अभिलेख बोला जाता है। तो जब तक अभिलेख पर एलआर्स के नाम नहीं आ जाते, ये नहीं माना जाएगा कि एलआर्स चेंज हुए हैं, है ना। फिर अबेटमेंट और डिसमिसल, ये इसी के बारे में हमने अभी बात की। इसमें एक और चीज है, ऑर्डर 23 रूल 1। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई सूट फाइल किया है, ठीक, इससे रिलेटेड एक केस भी है इसमें। मान ऑर्डर लिख लीजिएगा, अगर इसमें डिटेल में नहीं है, मैंने इससे रिगार्डिंग सिर्फ एक केस ही लिया है, ऑर्डर 23 रूल 1। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई केस फाइल किया है, ठीक, अब उसके कुछ समय बाद मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस केस को नहीं चलाना है, तो क्या मैं उसे विड्रॉ कर सकती हूँ या मुझे पूरा प्रोसीडिंग करना ही पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है ये चीज? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। अच्छा, यस मैम, आप विड्रॉ करवा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको केस चलाना ही पड़ेगा, पर रीजनेबल रीजन होना चाहिए उसको विड्रॉ करवाने में। अगर कोर्ट ने मुझे इस चीज का परमिशन नहीं दिया है कि मैं नया सूट उसी सब्जेक्ट मैटर में फिर से लेकर आऊंगी, तो मैं उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट फाइल नहीं कर सकती। इसके लिए केस लिख लीजिएगा, अलग से रूल, इसी में रूल भी मेंशन है और केस भी मेंशन है। और इसके अलावा जो हमने रूल्स देखे हैं वो यहाँ पर है। तो इसका जो प्रॉपर फुल लेंथ का जो आंसर तैयार होता है सेक्शन 12 का, वो इन सारे ऑर्डर प्लस रूल्स के साथ बनता है। तो आई थिंक सभी को ये भी समझ अभी आया होगा कि धाराओं के साथ ऑर्डर कैसे पढ़े जाएंगे। आया ना समझ में कि यहाँ पर सेक्शंस के साथ हम ऑर्डर्स को, रूल्स को कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे सेक्शन 12 अकेली डेफिनेशन काफी नहीं है, इसके साथ प्रोसीजर भी हमने बता दिया है कि कब कब ऑर्डर 2 रूल 2, फिर ऑर्डर 9 रूल 9, फिर ऑर्डर 9 रूल 9 कब इफेक्टिव होगा डिसमिसल। उसके अलावा फिर आपका ऑर्डर 23 रूल 1 और एक और ऑर्डर मैंने मेंशन किया था, ऑर्डर 22 रूल 9, इसको भी आप लिख लीजिएगा, जिसमें कि एलआर से रिलेटेड है। तो यहाँ ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि हमारा प्रोसीजर लॉ और हमारा सीपीसी प्रोसीजर, जैसे कि उसका इंटरप्रिटेशन और उसका प्रोसीजर साथ साथ चलता है, कहाँ, सेक्शन के साथ ऑर्डर्स में। क्लियर? यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ ये ओवरऑल ये बता दिया गया है कि आप कब आपके सूट स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्दर सूट का बार कब होगा, जब वो इन ऑर्डर्स में जितने भी रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं उन्हें डिनाई करता है या उनके जो कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कि सेक्शन आपका ऑर्डर 2 में पहले ही, सबसे पहले अभी जब हम बोलेंगे पढ़ेंगे ना कि किस तरह से सूट फाइल किया जाता है, हम लोग प्लीडिंग देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग फिर से रिपीट पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ऑर्डर 2 सेक्शन 2 ऑर्डर 2 रूल 2 में क्लियर बोल दिया है कि नहीं भाई आप एक साथ पूरा केस करेंगे, मतलब यहाँ ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। तो यहाँ सेक्शन 12 की हमें जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई अनवांटेड सूट हमारे पास आता है जिसका कि ऑलरेडी क्लेम पहले वाले सूट में किया जाना चाहिए था, बट आप यहाँ नया सूट फाइल करते हैं तो यहाँ अब आपको कोर्ट रोक देगा। ठीक, अब मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 13, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि भाई जुडिशरी में इंडिया का जुडिशरी है स्टेट का और हमारा सेंट्रल का, और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करता है और इन्हीं के रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। पर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी, विदेशी निर्णय, when foreign judgment not conclusive, कब हम फॉरेन जजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे। देखिए इसमें ये चीज पहले आप समझिए कि फॉरेन जजमेंट होती क्या है। पहले तो हम लोग सेक्शन 2 में पढ़ चुके हैं फॉरेन जजमेंट क्या होते हैं। इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अलावा अगर कोई बाहरी न्यायालय, मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके, आज है ना यहाँ कॉलेज का वाईफाई तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मैंने एक्चुअली फोन से कनेक्ट किया है, इसीलिए 10 मिनट मैंने काफी ट्राई किया, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, थोड़ा नेटवर्क का इशू जा रहा था। अभी आ रही है आवाज? भाई आवाज आ रही है? यस मैम अभी आ रही है। यस सर, आई एम सॉरी, यस मैम आ रही है। ओके ओके ओके। देखिए
यहाँ पर फॉरेन डिसीजन क्या होते हैं, फॉरेन निर्णय से या हमारा मतलब है फॉरेन जजमेंट से, जो कि इंडिया की जो हमारे जुरिस्डिक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अलावा जो जुडिशरी या कोर्ट है उनके द्वारा दिए गए निर्णय या जजमेंट। ठीक, अब मान लीजिए एक कोई कपल है, वो रहते हैं मलेशिया में। ठीक, अब मलेशिया में काफी टाइम से वहीं रहते हैं, वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली है या काफी लंबे समय तक उन्होंने वहां पर वो रहे हैं। उस टाइम पे उन्होंने विवाह विच्छेद की डिग्री वहां पर ले ली। उसके बाद वो लोग इंडिया आ गए, इंडिया में सेटल डाउन हो गए। अभी मेंटेनेंस का केस सॉल्व ही नहीं हुआ है या मेंटेनेंस का नया एक केस फाइल करना है, तो क्या वो कपल इंडिया में मेंटेनेंस का केस फाइल कर देगा? ठीक, अब उन्होंने जो विवाह विच्छेद डिवोर्स की जो डिग्री उनकी मलेशिया की है, क्या हम ये बोल दें कि नहीं मलेशिया की जो डिग्री है वो हम नहीं मानेंगे, क्या आप लोग पति पत्नी नहीं? बताया क्या कोई मुझे? अब यहाँ पर मेंटेनेंस का केस जो लगाया गया है वो इस तरह से नहीं लगाया गया है कि हम लोग डिवोर्स की डिग्री तो ले चुके हैं, पर मेंटेनेंस का अब रह गया है, तो अब हम इंडिया में मेंटेनेंस लगा दें, तो क्या ये पॉसिबल है? यस मैम पॉसिबल है। वेरी गुड, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां के निर्णय, यहाँ पर सेक्शन 13 हमें ये बताता है कि विदेशी न्यायालय के निर्णायक नहीं है। कब? जब इतनी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इतनी शर्तें जो नीचे आपका अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी चीजें बताई गई हैं, इनके अलावा हर निर्णय को कंक्लूसिव माना जाएगा। क्यों? जैसे मैंने बोला कि अगर कोई डिसीजन प्रॉपर वे में दिया गया है, ये सारी चीजें नहीं हुई हैं, जैसे कि where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, जो डिसीजन दिया गया है वो कंपेनेंट कोर्ट ने नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन कोर्ट की। फिर वो जो डिसीजन दिया गया है वो मेरिट्स पर नहीं दिया गया है। फिर प्रॉपर प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, प्रॉपर पार्टीज अपीयर नहीं हुई है, या कोई भी ऐसी चीजें हुई हैं जैसे कि जहां पर कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, या फिर भारत में उस तरह का कोई कानून की मान्यता नहीं है, या जो न्याय दिया गया है वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, जो डिसीजन दिया गया है वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, फिर या तो फ्रॉड से लिया गया है, या फिर जहां पर भारत में किसी लागू में कानून के भंग करने पर आधारित किसी दावे को बढ़ावा देता है। तो इस तरह के जो भी डिसीजन होंगे वो कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, ये जो जितनी भी शर्तें बताई गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विदेशी न्यायालय का कोई डिसीजन है, मैंने अभी बोला कि जो डिग्री मिली है डिवोर्स की वो किसी ऐसे न्यायालय से दी गई थी जो कि कंपेटेंट नहीं था, सक्षम नहीं था, हस्बैंड को कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया, उसके एविडेंस ही नहीं हुए, और एविडेंस नहीं दिए गए हैं उसके बावजूद बीवी को, जो वाइफ है, उसको उनके फेवर में डिवोर्स की डिग्री दे दी है, तो क्या वो मेरिट्स पे हुई है? नहीं, वो मेरिट्स पे नहीं हुई है। मेरिट्स पे कब होगी? जब दोनों पक्षों को सुना जाए, है ना। फिर कोई ऐसा केस है जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, कोई ऐसा रूल वहां पर फॉलो किया जा रहा है या भारत के नियमों के विरुद्ध है, ठीक। इसी तरह नेशनल जस्टिस के अगेंस्ट है, फिर फ्रॉड से किया गया है, या हमारे लॉ के किसी ब्रीच ऑफ लॉ को बढ़ावा देता है, इन सभी से रिलेटेड अगर कोई डिग्री दिया गया है या डिसीजन दिया गया है वो कंक्लूसिव नहीं होगा। पर अगर इनके अलावा नॉर्मली नेशनल जस्टिस के साथ अगर कोई डिसीजन प्रॉपर लॉ के साथ दिया जाता है तो वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव माना जाएगा, और कंक्लूसिव माने जाने के कारण उसके बिहाफ पर भी आपको डिसीजन दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी का, ये एग्जांपल सबसे अच्छा है समझने के लिए, कि अगर आपका विवाह विच्छेद हो चुका है और उसकी डिग्री आप प्रॉपर ऑन मैरिज with competent court according to national law, according to international law, even according to Indian law, without any fraud अगर आप लेते हैं तो यहाँ वो डिग्री कंक्लूसिव मानी जाएगी और उसके बिहाफ पर मेंटेनेंस का सूट फाइल किया जा सकता है और कोर्ट उसे डिनाई नहीं करेगा। कौन सा कोर्ट? हमारे यहाँ का कोर्ट। तो यहाँ सेक्शन 13 हमें ये बताता है कि क्या फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होते हैं, तो वी कैन से यस। कब होते हैं?
इन शर्तों के अलावा ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई हैं तो हमारे यहाँ के फॉरेन के जो जजमेंट होंगे, हमारे यहाँ की कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी करेगा और उनके आधार पे जो भी डिसीजन दिया जाना चाहिए या नया फाइल किया जाता है तो वो किया जा सकता है। या जैसे कि कोई कोई डिग्री होल्डर है, तो डिग्री होल्डर कोई के पास डिग्री फॉरेन की है और उसे एग्जीक्यूशन इंडिया में कराना है तो डेफिनेटली वो कराएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई फॉरेन में रहता है और प्रॉपर्टी इंडिया में है, केस फॉरेन में चल चुका है, जो विवादित संपत्ति है वो इंडिया में है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ जा होगा? डेफिनेटली इंडिया में होगा। अब वो उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराएंगे? अगर वो लोग बाहर के हैं तो डिग्री तो डेफिनेटली फॉरेन जजमेंट से ही मिली है, फॉरेन कंट्री से हमको मिली है, तो उसका एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो डेफिनेटली वो लोग यहीं आएंगे ना, यहीं पर उसका एग्जीक्यूशन कराएंगे। निष्पादन कहाँ होगा उस डिग्री का? यहीं पर होगा। तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन 13 हमें ये बोलता है कि जो भी इस तरह के मैटर होंगे वो कंक्लूसिव होंगे सिवाय इन पर्टिकुलर कंडीशन के। अब एक चीज और बहुत अच्छी है, ये चीज आज ही आप समझ लें तो अच्छा है। एक होता है एक वर्ड है उपधारणा, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। देखो सेक्शन 13 में तो हमने ये बोल दिया कि ये कंडीशन हमारे पास लगाई गई हैं, तभी हम जाकर मानेंगे कि यहाँ ये सारी चीजें हैं। अब सबसे पहली चीज कि ये चीज कौन डिसाइड करेगा? अभी थोड़ी देर में आप लोग पहले समझिए, मतलब मेरा भी वीडियो ऑफ रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के सीधे आई कॉन्टेक्ट में बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और अच्छे से आता है आप लोगों को भी। एक चीज होती है जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि भाई सेक्शन 13 में कितनी सारी चीजें हैं जो बता दी गई है कि यहाँ पर इंडियन ग्राउंड्स के अगेंस्ट कंक्लूसिव डिग्री नहीं माना जाएगा, मतलब ये चीजें हैं तो कंक्लूसिव डिग्री नहीं है, वो जजमेंट नहीं है। अब कौन डिसाइड करेगा ये कि यहाँ पर ये चीजें हुई हैं? डेफिनेटली जब कोई केस फाइल किया जाता है तो दोनों पार्टीज में से कोई एक क्वेश्चन अराइज करेगा कि नहीं फॉरेन जजमेंट जो आया था वो तो नेशनल जस्टिस के अगेंस्ट था, या वो फ्रॉड से लिया गया है, या फिर वो कंपेनेंट कोर्ट में नहीं दिया है। ठीक, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है और अगर कोई पर्सन किसी फॉरेन जजमेंट की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी, होता है ना सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी जो हमें जजमेंट की भी कोर्ट से मिलती है। देखिए अगर आप हमारा कोई केस चल रहा है तो उसकी यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है जहां से हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज लेते हैं और वो ओरिजिनल होता है, उसको ओरिजिनल माना जाता है। उसी तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की हो और अगर उसे किसी कोर्ट में पेश किया गया है तो यहाँ यही माना जाएगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी जो दी गई है तो उसका प्रिजम्पशन क्या किया जाएगा? सबसे पहले कोर्ट उसका क्या प्रिजम्पशन करेगा कि वो सही। सिंपल, फिर से सुनिए इस चीज को। प्रिजम्पशन का मतलब होता है उपधारणा, किसी भी चीज की उपधारणा किया जाना। जैसे कि मैं मान लूं, जैसे मैं आपके सामने आई, मैंने बोला आई एम ज्योति कांचन, ठीक, अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिले हैं तो आप लोग कैसे मान रही है कि मैं ज्योति पांचाल हूँ? अब मैंने मेरा आई कार्ड दिखाया और मैंने मेरा आधार कार्ड दिखाया और मैंने किसी को कहा मैं ज्योति पांचाल, आप मेरा आई कार्ड देख सकते हैं, आप मेरा आधार कार्ड देख सकते हैं। अभी यहाँ क्या उपधारणा की जाएगी? क्योंकि मेरे पास मेरा आई कार्ड है, मान लो वो नकली है, ये मुझे पता है, पर पहला जो प्रिजम्पशन होगा वो क्या होगा आप लोगों की नजर में कि हाँ हमें सही बोल रही है। ये होते हैं प्रिजम्पशन। कोर्ट में जब किसी भी डॉक्यूमेंट को पेश किया जाता है तो सबसे पहले एविडेंस में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, जब हम कोई भी एविडेंस पेश किए जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रिजम्पशन होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कोई केस में किसी भी डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पेश किया जाता है तो उसके लिए यही प्रिजम्पशन किया जाता है कि ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं। कब डुप्लीकेट माना जाएगा? जब उसके अगेंस्ट ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि नहीं ये तो फेक है या ये फेक बनाया गया है। जब क्वेश्चन अराइज होगा तभी इस तरह की चीजें हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे कि होता है ना सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? मैं सफर कर रही हूँ, मुझे ये प्रूफ करना है कि हाँ मेरे पास टिकट था, तो प्रूफ का भार किसके ऊपर है? टीटी ने मुझसे आकर पूछा कि क्या आपके पास टिकट है? मैंने बोला नहीं मेरे पास टिकट था बट अभी गुम गया या मिल नहीं रहा। तो अभी ये किसके ऊपर भार है? इस चीज का बर्डन किसके ऊपर है प्रूफ करने का कि मैंने टिकट खरीदा था?
मुझ पर है ना। इसी तरह से प्रतिलिपि जब हम किसी चीज की पेश करते हैं तो सिंपल जो एक प्रिजम्पशन होता है वो ये माना जाता है कि ये सही है। क्वेश्चन तो अराइज होते हैं जब सामने वाले पार्टी उसको फेक मान ले या उस पर क्वेश्चन अराइज कर दे कि क्या ये सही है, पहले ये पता लगाया जाए, तब जाकर कोई चीज का अवधारणा बदल दी जाती है। अवधारणा कब बदली जाएगी, जब उस पर किसी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है। वरना कोर्ट सिंपली चीजों को, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है कोर्ट में तो उसके लिए यही माना जाता है कि यहाँ पर जो केस फाइल किया गया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं वो सही है। ये एक तरह का प्रिजम्पशन होता है। अगर हर चीज को शक से देखा जाए, अगर हर चीज को गलत माना जाए तो फिर तो केस ही नहीं चल पाएंगे। इसीलिए ये चीज आपके फॉरेन जजमेंट के लिए भी मैटर करती है कि क्या फॉरेन जजमेंट में अगर मान लीजिए किसी भी चीज को पेश किया गया है तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्रिजम्पशन होगा वो फॉरेन जजमेंट के लिए यही होगा कि जो भी चीजें पेश की गई हैं या जिस भी तरह का डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो प्रॉपर कोर्ट ऑफ कंपेटेंट कोर्ट से दिया गया है। और किसी भी तरह का जो भी रिकॉर्ड है उसमें प्रिजम्पशन बहुत मैटर करता है। ये प्रिजम्पशन किसी तरह का किया जाएगा कि वो चीजें सही है और एक्सेप्टेड है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत जब होगी तब उस पर किसी तरह की आपत्ति ली जाती है और आपत्ति लेने वाला अब ये प्रूव करे कि उसके ये डॉक्यूमेंट गलत है। सेक्शन 13 में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, अगर किसी को ये लगता है कि सेक्शन 13 में जितनी भी चीजें बोली गई हैं इनमें से कोई एक चीज भी फॉरेन जजमेंट में है, जैसे कि हम ये मान लें कि वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, हमने ये कैसे हासिल किया है, फ्रॉड से हासिल किया है, तो अब इस पे ऑब्जेक्शन किसको होगा, सामने वाले पक्षकार को होगा। सामने वाला पक्षकार इस चीज को डिसाइड करे, बताए वो कैसे भी प्रूव करे इस चीज को कि हाँ ये फ्रॉड से एक्सेप्ट किया, ये फ्रॉड से हासिल की गई है ना। अगर कोई ये क्वेश्चन अराइज करता है कोई सामने वाली पार्टी की, ये तो नेशनल जस्टिस के अगेंस्ट है, तो आप बताओ तो इस क्वेश्चन अराइज करो कि नेशनल जस्टिस के अगेंस्ट कैसे है और प्रूफ करो कि हाँ यहाँ पर ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और उसे वायलेट करता है। इसी तरह सेक्शन 14 भी आपका यही बोलता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है सिंपली हम ये मानकर चलते हैं कि उसका जो जजमेंट का जो कॉपी है या जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है। और सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी, यहाँ पर एक वर्ड है, इस चीज को हमेशा नोट डाउन करके रखना, याद रखना, इसे बोला जाता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि और फोटोकॉपी में बहुत फर्क होता है। फोटोकॉपी कॉपी होती है किसी चीज की और उसे हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में मानते हैं, और आपका जो सर्टिफाइड कॉपी होता है वो प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। प्राइमरी मीन्स उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं किया जा सकता कि ये फेक है, अगर कोई करता है तो वो उसे प्रूव करे कि ये फेक है। ठीक है, तो आज का बहुत सिंपल सी चीजें थी। मैम आपकी वॉइस समझ में ही नहीं आया कुछ भी। नहीं समझ में आया, रुको फिर से समझा देती हूँ। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रवीण? सुन पा रहे हैं सभी लोग? रेडमी से जिसने ज्वाइन किया अपना नेम रीनेम कर लीजिएगा। सिर्फ मेरा इतना सा कहना है, सेक्शन 12 तो आप लोगों को समझ आ गया है। सेक्शन 13 जो हमें बोलता है कि हम कब फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव मानेंगे, कब, जब जितनी भी कंडीशंस उसमें बताई गई हैं अगर उन पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है तो हम ये मानकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कि ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी किसी फॉरेन जजमेंट की किसी कोर्ट में पेश की जाती है तो ये माना जाएगा कि वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो जो उसके सही होने पर क्वेश्चन अराइज करता है वो ये प्रूव करे कि वो सही नहीं। सिंपल। सेक्शन 13 और 14 दोनों इसी से रिलेटेड हैं। 13 तो हमें बोलते थे कि वो निर्णायक नहीं होगा, कब, अगर वो उन कंडीशंस के अगेंस्ट है। तो अगर वो सारी कंडीशंस में से कोई एक भी उसके ऊपर लागू होती है तो हम उसे कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। पर सेक्शन 13 के बाद 14 ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है, अगर वो कॉपी के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है तो कोर्ट उसके लिए यही प्रिजम्पशन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है। उस पर तो हम क्वेश्चन कोर्ट उठाने वाला को, अगर उस पर क्वेश्चन अराइज करे तो डिपेंडेंट अराइज करे, या डिपेंडेंट ने लगाया है तो प्लांटिव अराइज करे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट गलत है।
या इन्होंने फ्रॉड से लिया है, या सेक्शन 13 की जो कंडीशंस बताई गई हैं ये डॉक्यूमेंट तो उसके अंतर्गत आता है, तो इसको कंक्लूसिव नहीं मानकर इसमें के फेवर में डिसीजन नहीं दिया जाए, सिंपल। तो सेक्शन 12, 13 और 14 आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जो कि हम लोग समझ ना पाए। एक बार सभी लोग रीड करेंगे, अगर अभी किसी को क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, अभी है हमारे पास 2-3 मिनट। समझ में आया? आदित्य, श्रद्धा, प्रसून, मीत, स्पेशली नए जो लोग नया ज्वाइन किया है और किसी ने ज्वाइन किया है, रेडमी से किया है। बार बार मेरा यही कहना है, आप लोग थोड़ा सा स्टडी करिए, इन चीजों को पढ़िए। जैसे आज लेक्चर हुआ है, आज ही अगर आप सेक्शंस पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आप उससे फिर गैप करेंगे तो फिर सीपीसी है, पहले ही सीपीसी है ये, और फिर आप लोग उसमें गैप करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो सेक्शन 12, 13, 14 सभी लोग पढ़ के रखेंगे। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लेस ऑफ सुइंग, कि कहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है। तो अब क्योंकि प्रोसीजर आ गया है, तो अब प्रोसीजर में आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और एक आपको समझ आएगा सीक्वेंस पूरा प्रॉपर, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इतना एटलीस्ट आप लोग पढ़कर रखिए, क्योंकि अब तो हम प्रॉपर आ गए कि हम फाइलिंग कैसे करेंगे, सूट कैसे लगाएंगे, कहाँ लगेगा, डिपेंडेंट कहाँ का होना चाहिए, प्लेंटिफ का क्या सीन है, सारी चीजें अब एक प्रोसीजर लॉ में आ गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट इतना आप लोग पढ़कर रखिए सेक्शन 14 तक, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन? मैम, यस मैम आपका जो वो नोट्स रहते हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, उनको पढ़ने के बाद डाउट्स कम हो जाते हैं। तो अगर कोई इशू आए तो फिर भी हम पूछ लेंगे, लेकिन आप नोट्स दे दीजिएगा। नोट्स मींस पीपीटी ना? हाँ मैम, नोट्स चाहिए ऐसा? पीपीटी तो मैं शायद हाँ मैम, जैसे आप जो ये ओके जैसे आईपीसी के थे उस तरह से, हाँ यूनिट वाइज जैसे जैसे